हेलो विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर राजकीय महाविद्यालय अंता के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ये वीडियो है बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर के लिए और हमारी आज की जो पोएम है वो है सी एंड स्काई लार्क। लास्ट जो वीडियो बीए फाइनल ईयर के लिए था उसमें भी हमने इस पोएम सी एंड स्काई लार्क के बारे में बात की थी, जो कि एक सोनेट है, पेट्राकन सोनेट है। पेट्राकन सोनेट से तात्पर्य ये है कि 14 लाइनों का जो सोनेट होता है वो 8 और 6 लाइनों में बटा होता है। शुरुआती 8 लाइनों को ऑक्टेव कहते हैं और बाद वाली 6 लाइनों को हम बोलते हैं सेस्टेट। और इसका जो राइटर है, जो पोइट है, वो है गेरार्ड मैनली हॉपकिंस, जिसको जनरली हम जीएम हॉपकिंस के रूप में जानते हैं। तो इस पोएम में हमने देखा था कि सी और स्काई लार्क, सी यानी समुद्र और स्काई लार्क एक लावा पक्षी होता है। दोनों नेचुरल एलिमेंट हैं यानी प्रकृति के तत्व हैं। तो किस प्रकार प्रकृति के तत्व हमेशा आनंद देने वाले होते हैं, जबकि मनुष्य का जो जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है, निराशावादिता से भरा हुआ है। तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट, एक अंतर प्रस्तुत किया गया है और इसी अंतर को बताने के लिए ये पोएम लिखी गई है। तो जीएम हॉपकिंस ने यहाँ पर प्रकृति और वर्तमान सांसारिकता और भौतिकवाद के बारे में जो वर्णन करने के लिए इस पोएम में समझाया है। हमने इस पोएम के नोट्स को आधा पढ़ लिया था और आज हम उसी से आगे बढ़ रहे हैं। तो शुरुआती पैसेज के अंदर, शुरुआती भाग के अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार जो कवि है वो एक समुद्र के किनारे खड़ा हुआ है और उसके कानों में दो अलग अलग आवाज़ें उसको सुनाई देती है। एक आवाज़ है, वो आवाज़ है समुद्र के टकराने की, और दूसरी जो आवाज़ है, यहाँ लिखा हुआ है टू साउंड्स फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ हिम, दोनों तरफ से। एक आवाज़ है वो समुद्र की है, जिसमें समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही हैं, और दूसरी आवाज़ है स्काई लार्क की, स्काई लार्क पक्षी जो कि आकाश की ओर ऊपर उड़ता है, तो गाता हुआ उड़ता है। तो दोनों चीज़ें, दोनों प्रकार का संगीत, दोनों प्रकार की आवाज़ें कवि के कान में प्रवेश करती है। आगे हम देखते हैं आगे क्या कहा है। देखो, तो हमने सी और स्काई लार्क दोनों के बारे में बात कर ली है। अब यहाँ पे कमेंट आता है, प्रोफेसर जे ई रसेल सेज अबाउट द रोल ऑफ सी एंड स्काई लार्क इन ऑक्टेव। प्रोफेसर जे एस रसेल कहते हैं कि जो भूमिका है समुद्र और लावा पक्षी की इन ऑक्टेव प्रथम 8 लाइनों में, तो इन दोनों की भूमिका के बारे में रसेल ने कहा है दैट सी एंड द स्काई लार्क, की समुद्र और जो स्काई लार्क पक्षी है, आर देहर, वे दोनों इस कविता में हैं। इन द सोनेट, इस सोनेट में है मियरली, केवल, एज अ सेटिंग, केवल एक पृष्ठभूमि के रूप में, फॉर रिटोरिकल ऑफ द सेस्टेट। रिटोरिकल का मतलब अलंकरण के लिए, ऑफ सेस्टेट, सेस्टेट यानी अंतिम 6 लाइनें, अंतिम 6 पंक्तियों के अलंकरण के लिए, यानी अंतिम 6 पंक्तियों में जो कुछ बताने जा रहा है केवल उसकी पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए ही इस पोएम में सी और स्काई लार्क को डाला गया है, ऐसा प्रोफेसर जे ई रसेल कहते हैं। अब आगे देखते हैं वास्तव में सेस्टेट है जो अंतिम 6 लाइनें हैं उसमें क्या बताया गया है। तो सेस्टेट एक्सप्रेसेस कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू नेचर ऑब्जेक्ट्स। सेस्टेट जो अंतिम 6 लाइनें हैं वो कॉन्ट्रास्ट, एक अंतर प्रस्तुत करती है बिटवीन टू नेचर ऑब्जेक्ट्स, दो प्राकृतिक तत्वों के बीच में अंतर प्रस्तुत करती है। विद द डिक्लाइन ऑफ ह्यूमन इन टाउन, और वह है डिक्लाइन यानी पतन, ऑफ ह्यूमन, इंसानों का, इन टाउन, शहरों में, शहरी जीवन में जो मनुष्यों का जो पतन है उसके बारे में बताती है। तो एक तरफ तो सी और स्काई लार्क दो नेचुरल एलिमेंट है और इनका किस प्रकार डिक्लाइन ऑफ ह्यूमन यानी इंसानों के पतन के साथ संबंध है, इसको व्यक्त करते हैं। दीज टू मेक द फ्रेल टाउन अशेम्ड, और ये दोनों, समुद्र और स्काई लार्क, दोनों इस फ्रेल टाउन, इस तुच्छ शहर को, कस्बे को अशेम्ड, शर्मिंदा बना रहे हैं, शर्मिंदगी से युक्त कर रहे हैं। बिकॉज, क्योंकि दीज टू ट्राई टू एंड, क्योंकि ये दो चीजें, समुद्र और स्काई लार्क, तो एंड, समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंस सॉर्डिड टर्बिड टाइम, मनुष्य का बुरा और जो दुखपूर्ण समय है उसको समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बाय देयर सूदिंग साउंड, अपनी आराम और शांति पहुंचाने वाली आवाजों से। एक तरफ समुद्र की टकराने की आवाज
और स्काईलार्क पक्षी का जो संगीत है ये दोनों कानों में पड़ते ही हमारे कानों को राहत देता है, सूद करता है, शांति देता है और हमारे इस सॉर्डिड टर्बिड टाइम, हमारे बुरे दुखपूर्ण समय को अंत करने का कोशिश करते हैं। द मैन और मनुष्य हु इज द बेस्ट ऑफ ऑल क्रीचर, मनुष्य जो कि सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है, जैसा कि कहा जाता है सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है, हैज लॉस्ट द हैप्पीनेस एंड चार्म, उसने अपनी प्रसन्नता खो दी है, एंड चार्म ऑफ द हैप्पी प्रोस्पर पास्ट टाइम, और आकर्षण खो दिया है, हैप्पी यानी प्रसन्नता युक्त, प्रोस्परस समृद्ध, पास्ट टाइम अपने भूतकाल के जीवन का आकर्षण खो दिया है। मनुष्य जिस प्रकार प्राचीन समय में समृद्ध हुआ करता था, उसकी प्रसन्नता और जो आकर्षण था वो सब मनुष्य ने वर्तमान में खो दिया है। बट नाउ इन प्रेजेंट, लेकिन वर्तमान में, ही इज ऑन वे, वो अपने मार्ग पर चल रहा है, टू डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ, खुद को ही नष्ट करने के अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। ही इज मारिंग हिज ऑन क्रिएशन, वह नष्ट, मार का मतलब नष्ट करना, वो खुद की रचनाओं को नष्ट कर रहा है। एंड मूविंग फास्ट, और तेज गति से बढ़ रहा है, टू इज रूइन, अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है। इंसान ने जो कुछ अपनी मेहनत से तैयार किया था उसको खुद वो बर्बाद करने जा रहा है, अपनी खुद की रचनाओं को नष्ट कर रहा है और तेज गति से वो अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है। सून ही विल रीच द मड, और शीघ्र वह उसी मड कीचड़ की ओर बढ़ जाएगा, पहुंच जाएगा, फ्रॉम वेयर, जहाँ से ही वॉज मेड ऑफ वंस, जहाँ पर उसको किसी समय बनाया गया था बाय गॉड, ईश्वर के द्वारा। क्योंकि बाइबल के अनुसार ईश्वर ने मनुष्य की उत्पत्ति स्लाइम से की थी, स्लाइम का मतलब है कीचड़, और अंत में मनुष्य जब कब्र में पहुंचता है तो वापस उसी कीचड़ में, उसी मिट्टी में मिल जाता है। तो मनुष्य अपने खुद को विनाश की ओर पहुंचा रहा है और वापस उसी कीचड़ में मिलना चाहता है जहाँ से उसकी उत्पत्ति एक समय ईश्वर ने की थी। जेफ रसेल लिखते हैं, द टाउन हैज नो कॉन्क्रीट प्रेजेंस, जो टाउन, जो शहर है, उसकी कोई भौतिक उपस्थिति नहीं है इन द पोएट्री, इस पोएम के अंदर, कंपेरेबल, तुलना करने पर, विद दैट ऑफ सी एंड स्काई लार्क, सी और स्काई लार्क की यानी समुद्र और लावा पक्षी की उपस्थिति से अब जब हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो इस कविता में टाउन की कोई भौतिक उपस्थिति नहीं है, टाउन का कहीं जिक्र नहीं आता है। तो सी और स्काई लार्क के बारे में तो बताया है, लेकिन शहर के बारे में इसमें भौतिक रूप से कुछ नहीं बताया गया है, शहर की भौतिक उपस्थिति नहीं है। आगे कुछ कमेंट्स हैं, क्रिटिकल कमेंट्स जो आपको देखने हैं। द सोनेट हैज एक्सीलेंट यूज ऑफ अलिट्रेशन, ये जो सोनेट है वो अलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार का शानदार उपयोग रखता है। इन द लाइन, इन पंक्तियों में, विद द फ्रीक्वेंट साउंड, जहाँ पे बारंबार आवाज आती है, एक से अधिक बार आवाजों की पुनरावृत्ति होती है। फ, ल, क और व की चार आवाजें हैं, इनको लेटर एफ, एल, के, वी, के, डब्ल्यू नहीं पढ़ना है, चूंकि ये साउंड्स की बात हो रही है। तो फ की आवाज, ल की आवाज, क की आवाज और व की आवाज इसमें रिपीट हो रही है। जब हम लाइनें पढ़ते हैं, विद द फ्लड ऑफ अ फॉल, तो फ्लड में भी फ और फॉल में भी फ, लो, लल, या लो में भी ल की आवाज और लल में भी ल की आवाज, ऑफ ऑल रोर, इन क्रिप्स ऑफ कर्ल ऑफ वाइंड विंच वर्ल एंड पोर, तो क्रिप्स में भी क की आवाज, कर्ल में भी क की आवाज, वाइल्ड विंच वर्ल सभी में व की आवाज। तो इस प्रकार जब लगातार क्रम में एक ही प्रकार की व्यंजन ध्वनि आती है तो उसको हम एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पे फ की आवाज, ल की आवाज, क की आवाज और व की आवाज इसमें आ रही है, इस प्रकार यहाँ पर एलिट्रेशन है। द लास्ट लाइन ऑफ द सोनेट, और इस सोनेट की जो अंतिम पंक्ति है, सजेस्ट, वो बताती है बाइबलिक अलूजन्स, यानी बाइबल का संदर्भ देती है। क्योंकि लास्ट लाइन सर्व्स टू रिकॉल, अंतिम जो पंक्ति है वो सहायता करती है, सर्व सहायता करती है, टू रिकॉल, हमें याद दिलाने में, द बेरियल सेरेमनी, बेरियल सेरेमनी का मतलब दफन करने का अनुष्ठान, दफन करने की प्रक्रिया, शव को जो दफन किया जाता है मरने के बाद व्यक्ति को, उसकी याद दिलाती है। एंड जेनेसिस, और मानव उत्पत्ति की याद दिलाती है, जेनेसिस बाइबल के अनुसार जो मानव उत्पत्ति है उसकी याद दिलाती है। पॉइंटिंग टू द क्रिएशन, और ये संकेत करते हैं टू द क्रिएशन ऑफ फर्स्ट मैन, प्रथम मनुष्य की रचना के, क्रिएशन का मतलब रचना, और फर्स्ट मैन यानी प्रथम पुरुष एडम, फ्रॉम द डस्ट यानी मिट्टी से, धूल से उसकी रचना की ओर संकेत करती है। तो इसमें बाइबल का संदर्भ है जहाँ पर मनुष्य को उसका दफन करने की संस्कार या अनुष्ठान है, जो प्रक्रिया है उसके बारे में याद दिलाया जाता है, और उस जेनेसिस, उस उत्पत्ति की प्रक्रिया के बारे में याद दिलाया गया है जहाँ पर ईश्वर के द्वारा मनुष्य की उत्पत्ति धूल से की गई। द फर्स्ट लाइन, जो पहली लाइन है, ऑन ईयर एंड ईयर टू एंड,
प्रोवाइड्स अ पैराडॉक्स, इसके अंदर एक पैराडॉक्स है, इसके अंदर विरोधाभास है, क्योंकि इसमें अकॉर्डिंग टू हॉपकिंस के अनुसार हॉपकिंस ने कहा है अ थिंग दैट इज वेरी ओल्ड, एक वस्तु जो कि बहुत पुरानी है, इज नॉट टू एंड, वो समाप्त नहीं होगी एवर कभी भी, बट जनरली इट इज ऑपोजिट, लेकिन सामान्यतः यह उल्टा होता है। ऑल थिंग्स आर सब्जेक्ट ऑफ सून डिके, पुरानी चीज़ें जल्दी नष्ट होने का विषय होती है, जल्दी वह नष्ट होने के लायक होती है। लेकिन हॉपकिंस ने कहा है कि सी और स्काईलार्क दोनों की आवाज़ें इतनी पुरानी हैं कि वो शायद कभी ख़त्म नहीं होगी, जबकि वास्तविकता में हम देखते हैं कि पुरानी चीज़ें जल्दी ख़त्म होने की संभावित होती है। द सोनेट है सम सेंस ऑफ ऑब्सक्यूरिटी, इस सोनेट के अंदर कुछ हद तक ऑब्सक्यूरिटी यानी अस्पष्टता भी है, अस्पष्टता का भाव भी है, सेंस यानी भाव, ऑब्सक्यूरिटी यानी अस्पष्टता। स्पेशली इन लाइन, विशेष तौर पर इस पंक्ति में, इन क्रिप्स ऑफ कर्ल एंड पोर, ये एक पंक्ति थी, जैसा कि यहाँ पे लिखी हुई है, इन क्रिप्स ऑफ कर्ल ऑफ वाइल्ड विंच वर्ल एंड पोर, एंड लाइन 13 और लाइन नंबर 13, आवर मेक ब्रेकिंग डाउन, दीज लाइन्स डू नॉट गिव अ क्लियर मीनिंग, ये जो दोनों पंक्तियां हैं वो कुछ स्पष्ट अर्थ नहीं देती है, बट अ पार्शियल वन, बल्कि एक आंशिक अर्थ देती है। तो ये दोनों पंक्तियों के अंदर अस्पष्टता का भाव है, तो इन दोनों के अंदर मीनिंग इतना क्लियर नहीं है, थोड़ा भावार्थ के रूप में समझना पड़ता है। तो इस नोट के साथ ही आज का ये जो क्वेश्चन है जिस पे हम डिस्कशन कर रहे थे वो पूरा होता है, और आप इसकी स्टडी करें और इसकी तैयारी करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।